Hello students, we are solving previous year questions for JEE mains and here we are solving the heat and thermodynamic series. Part 1 में मैंने question number 12 तक solve कर दिया है, उसके आगे यहाँ से चलते हैं. So question number 13th, Earth receives surface radiation. ये chapter radiation ही है, heat transfer का question है. फ्रॉम सन एट दिस गिवन रेट. ये 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा आपको. ठीक है, तो इस रेट से मतलब पर सेकेंड इतना हीट अर्थ को रिसीव होता है, इज़ व्हाट दे आर सेइंग. तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे फिर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो 1400 है पर सेकेंड तो है, तो एरिया की मतलब 1400 रिसीव हो रहा है कैसे, ये रहा सन है ना, और यहाँ रहा अर्थ जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे सन के अबाउट घूमता है ना, मान लीजिए ऐसा. तो 1400 तो सिर्फ अर्थ को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि 1400 हर तरफ सन रिलीज़ कर रहा है, नहीं, ओनली अर्थ इज़ रिसीविंग दैट. तो इसका फॉर्मूला जो है वो है पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर P बाई एरिया. एरिया जो है अर्थ अगर r डिस्टेंस पे है ना, तो वो जो एरिया होगा, जिस एरिया में टोटल पावर रिलीज़ होगा, वो होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस एरिया से जो ये वाला एरिया जो कि अर्थ के पास है. तो अर्थ का रेडियस कैपिटल R है, तो 4 पाई r स्क्वायर. तो 4 पाई कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा कि दिस विल बी इक्वल टू पावर बाय r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर. ये 1400 होगा. पावर क्या है, पावर को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा T रेज टू द पावर 4, क्योंकि एमिसिविटी 1 है. इन्होंने बोला है कि इसको ब्लैक बॉडी जैसा ट्रीट कीजिए सन को, तो सिग्मा ये r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये 1400 हो गया. तो इससे टेम्परेचर मिल जाएगा आपको. अगर T को उधर छोड़ के ले जाएं बाकी सबको राइट साइड में, तो 1400 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर जाके, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा सिग्मा r स्क्वायर, और T रेज टू द पावर 4 था, तो यहाँ पावर 1/4 आ जाएगा. अब सारी वैल्यूज़ बस आपको पुट करनी है. सो द कैलकुलेशन इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल टफ. पर r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल r ये है 1.5. तो इनको वैल्यूज़ को जब आप डालते हैं तो ये सारा 1400 स्मॉल r मतलब यही 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 का स्क्वायर. सिग्मा तो पता ही है, यहाँ पे स्टेफेंस कांस्टेंट है 5.67 10 रेज टू द पावर -8, और फिर जो r है वो भी गिवन है 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 8. वो क्या है, रेडियस ऑफ द सन. ठीक है, तो वो जितना रिलीज़ कर, और इस पूरे पे पावर 1/4 का चढ़ा रहे हैं. तो जब ये आप सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आंसर 5800 है, 5803 केल्विन आएगा, 5803 केल्विन, विच विल बी द आंसर हियर. तो यहाँ पे हमारा आंसर है 5803 केल्विन, विच इज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन. एक्चुअल सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन भी यही है. तो ठीक है, यही मानते हैं. आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. अ पॉइंट सोर्स ऑफ हीट ऑफ पावर P. एक पॉइंट सोर्स को ऐसा प्लेस कर दीजिए आप, मैं 14 को नीचे भी सॉल्व कर सकता हूँ, और एक शेल के अंदर इसको रखना है ना पॉइंट सोर्स को. तो मैं ऐसा बना देता हूँ कि आपने एक छोटा सा पॉइंट सोर्स रख दिया एक शेल के अंदर. शेल एकदम पतला सा है, ये पावर P है. पावर मतलब ये कितना हीट रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, वो गिवन है P. यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर में भी P आएगा, और इसका मीन रेडियस शेल का R है. तो मतलब आपको पता है कि वो जो उसका रेडियस है, ये 4 पाई r स्क्वायर कह सकते हैं इसके एरिया को, है ना. जो यहाँ तक का रेडियस है वो r माना है उन्होंने, तो ये एरिया हो गया. तो उन्होंने पूछा है और थर्मल कंडक्टिविटी के, इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज़ नॉट टू एक्सीड T. तो ये जो अंदर का सरफेस है और ये जो बाहर का सरफेस है, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस T से एक्सीड नहीं होना चाहिए. इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जिस रेट से ये पावर रिलीज़ कर रहा है ना सोर्स, पॉइंट सोर्स, उसी रेट से इन दोनों के बीच में भी, इनर और आउटर सरफेस के बीच में भी पावर शिफ्ट मतलब हीट ट्रांसफ़र होना चाहिए.
तो हीट ट्रांसफर बिटवीन द टू सरफेसेस दिस एंड दिस इनर एंड आउटर शुड बी इक्वल टू पी। अगर आप ये बात समझ गए तो काम हो जाएगा। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस अगर आप यूज़ करेंगे कि ये जो पतली सी शेल है ना, ये पूरा ही मानिए, इसमें थर्मल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हो, L/K होता है फॉर्मूला। थिकनेस गिवन है T, K पता है, और A के लिए क्या लिखेंगे आप, 4πr²। ठीक है। तो अब हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है अंदर और बाहर वाले के बीच में, हीट ट्रांसफ़र उसको P के बराबर होना चाहिए, है ना। हीट ट्रांसफ़र आप कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस पता है कि T है अंदर और बाहर के बीच में, तो टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या लिखूँ, T/, ये वाला टर्म लिखूँ, तो K 4π, तो K ऊपर और 4πr² उधर कर दो, ऊपर कर दो, ये हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू P। मैंने बोला था कि कि जो पावर है पॉइंट सोर्स का उतना ही हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द टू सरफेसेस होना चाहिए, या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द टू सरफेसेस होना चाहिए, dQ/dt। तो बस यही हो गया। अब आपसे यही मांगा था कि आप बता दीजिए कि T की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थिकनेस क्या होना चाहिए। तो T को बस मांगा है आपसे, तो T वहाँ ले जाइए और बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा, 4πKTr²/P इधर आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो 14th का जो आंसर है, द थिकनेस ऑफ द शेल शुड नॉट बी लेस दैन, तो दिस इज योर आंसर 4πKTr²/P, है ना, 4πKTr²/P। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15th। अ सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस r, ये तो कॉपर स्फेयर है, देखिए एक सॉलिड कॉपर स्फेयर है जिसका रेडियस जो है वो गिवन है, मैं लिख देता हूँ कॉपर, रेडियस क्या है, r है ना, और स्पेसिफिक हीट गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है कि रो है इसकी डेंसिटी, है ना। सस्पेंडेड इनसाइड ए चैम्बर, तो इसको एक चैम्बर में डाल दिया दीजिए। सस्पेंडेड मतलब क्या, एक थ्रेड से लटकाना है इसको, मान लो ये थ्रेड है, इंसुलेटिंग थ्रेड है, तो थ्रेड की वजह से कोई हीट ट्रांसफ़र या कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सस्पेंडेड इनसाइड ए चैम्बर हुज वॉल्स आर एट टेम्परेचर 0, तो बॉल का जो टेम्परेचर है, इस बॉल का टेम्परेचर है 200 और चैम्बर के अंदर का है 0 केल्विन, 200 केल्विन 0 केल्विन। तो ये हीट कंटिन्यूसली लूज़ करेगा, रेडिएट करके दे देगा, तो इससे इसका टेम्परेचर गिरेगा बॉल का, और चैम्बर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड ही मांगा है फॉर द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर टू ड्रॉप टू 100 केल्विन। इसका टेम्परेचर 200 से गिर के 100 कब होगा। इसको सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला होता है हीट का वो mc/dt होगा इसका, है ना, Q का फॉर्मूला, और dQ/dt मैं कर दूं तो mc/dt हो जाएगा। दिस इज़ द रेट ऑफ लूजिंग हीट, है ना, और दिस विल बी इक्वल टू जो रेडिएशन है जिस रेट से वो एमिट करेगा, दैट विल बी E/A सिग्मा T⁻⁴, E तो 1 है तो उसको छोड़ देता हूँ, सिग्मा A T⁻⁴। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने बस dt यहाँ राइट कर देना है, राइट साइड में शिफ्ट कर देना, बाकी सब क्योंकि टाइम ही मांग रहे हो आपसे, बाकी सब एक तरफ ले लीजिए। तो बाकी एक तरफ लेंगे तो क्या आएगा, -mc/सिग्मा टाइम्स A इधर आ जाएगा, और आपके पास बचेगा T⁻⁻⁴.dt, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे टाइम मांगा है आपसे, तो मैं मान लूँ फाइनल टाइम T है, और टेम्परेचर शुरू में 200 था, बाद में 100 हो गया, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो T⁻⁻⁴, वो T⁻⁻³ हो जाएगा और वो नीचे आ सकता है। तो यहाँ मुझे आएगा, अगर बात करें कि नेगेटिव को हटा दें तो ये mc/3 टाइम्स सिग्मा A हो जाएगा, और पहला और दूसरा टर्म जो है वो 1/T⁻3, तो 1/100⁻3 1/200⁻3 माइनस करके हो जाएगा, एंड दिस विल बी dt का, तो t बन गया, माइनस को भी मैंने शिफ्ट कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1/100⁻3 और 200⁻3 एलसीएम लेंगे तो 10�6 तो कॉमन आएगा ही आएगा, पर ऊपर ले जाइए उसको, और 8 - 1 तो वो 7 आएगा आपको। दिस विल बी 7 mc/3 टाइम्स 8 सिग्मा A
इंटू 10⁻⁻⁶. सो इसी को सॉल्व कर रहे हैं आप फाइनली टाइम के लिए, टोटल टाइम, है ना. और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर आना चाहिए. तो सारी वैल्यूज़ बस आप पुट कर दीजिए. मास के लिए क्या लिखेंगे आप, सवाल ये है. तो मास के लिए हम लिखेंगे 7. मास को आप डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो 4/3 πr³ इंटू रो लिख लीजिए, है ना, इंटू c 10⁻⁶ तो है ही -6 अपॉन 324 हो गया ना, 24 सिग्मा और ये सब. सिग्मा और ये सब की वैल्यू आपको गिवन है, पता है. वैल्यूज़ डालेंगे, आपको फाइनल आंसर जो टाइम का आना चाहिए वो 1.71 रो आर सी आएगा. दिस विल बी द फाइनल टाइम. यहाँ पे मांगा भी यही है. सो दिस इज़ वेरी इजी, पर कैलकुलेशंस बहुत टफ है. कैलकुलेशंस में आपको थोड़ा डिटेल में केयरफुली सॉल्व करना होगा. तो ये पुराने वाले जो क्वेश्चंस होते थे 1990s और अर्ली 90s और लेट 80s के, ये ऐसे ही थोड़े से लेंथी होते थे, ज़रूरत से ज़्यादा. आज की जेईई मेंस में इतने लेंथी क्वेश्चंस होते नहीं. सो यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सब्सटेंस ऑफ मास mkg रिक्वायर्स पावर इनपुट ऑफ p वॉट्स. देखिए यहाँ पढ़िए, mkg रिक्वायर्स अ पावर इनपुट ऑफ p वॉट्स टू रिमेन एट द मोल्टन स्टेट. When the power source is turned off, the sample completely solidifies in t seconds. तो उसके बाद वो जम जाता है. तो बड़ी सिंपल सी बात है. अगर पावर उसका p है, पावर इनपुट p बोल रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, तो और वो t टाइम में जम जाता है, ठीक है. तो यानी कि पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है हीट बाई टाइम. तो हीट का मतलब पावर इनटू टाइम, है ना. इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ. तो पावर इनटू टाइम विल बी इक्वल टू सॉलिडिफाई हुआ यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो PT जो होगा वो ml के बराबर होगा. सो LE मांग रहे हो आपसे. सो L विल बी इक्वल टू PT बाई M. यही आंसर होगा. L विल बी इक्वल टू PT बाई M. और मांग भी यही रहे आपसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of substances, so that will be PT by M. M कैपिटल M है यहाँ पे, of course. आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है. मैं थोड़ा सा इसमें इरेज कर दूँ इसको. अब हमारा काम हो गया, तो ये पार्ट अब लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है. ये सब हटा देता हूँ. ओके. सो 17th question, what does it say? It says a container of volume 1 meter cube. तो ये कंटेनर रहा, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है. इस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो बीच में एक पार्टीशन दे देता हूँ. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम में, दोनों का सेम होना चाहिए. वन पार्ट हैज़ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन. तो इस पार्ट में एक आइडियल गैस है जो 300 केल्विन टेम्परेचर पे है. एंड द अदर पार्ट इज़ वैक्यूम. इधर वैक्यूम है. और आपने क्या किया, द होल सिस्टम इज़ थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. हाँ, तो आसपास से कोई हीट डेल्टा Q हीट ट्रांसफ़र कोई नहीं हो सकता. इंसुलेटेड है तो डेल्टा Q इज़ 0. व्हेन द पार्टीशन इज़ रिमूव्ड द गैस एक्सपैंड्स टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम. अब ये पार्टीशन को आप हटा दीजिए, तो ये जो गैस है इधर से इधर जाएगी. अब सोचने की बात है, जब वो गैस वैक्यूम की तरफ शिफ्ट होगी तो क्या उसको किसी के अगेंस्ट कुछ धक्का देना पड़ेगा या वर्क करना पड़ेगा इस एक्सपेंशन में? नहीं, क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन का केस है. अगर आपने फ्री एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें यही होता है, जब गैस एक्सपैंड्स इनटू वॉल्यूम तो उसमें उसको वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क डन 0 हो जाता है उसका. ये आपको समझने में आना चाहिए कि फ्री एक्सपेंशन का यही डेफिनेशन है कि वर्क नहीं करा, क्योंकि गैस डज नॉट हैव टू पुश अगेंस्ट एनीथिंग एक्सटर्नल, सो इट हैज़ टू डू नो वर्क. तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कीजिए. सोचिए थोड़ा. हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता ये है कि अगर Q गिवन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Q 0 है आपका, बिकॉज यहाँ पे देखिए इंसुलेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट था. वर्क इज़ 0, तो फिर डेल्टा U भी 0 हो गया फिर तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. और डेल्टा U क्या होता है? F/2 एन डेल्टा
एन आर डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा यू ज़ीरो है तो चेंज इन टेम्परेचर भी ज़ीरो ही होगा, है ना। तो वो पूछ भी यही रहे आपसे, इट्स टेम्परेचर विल बी। तो हम कह रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जो पुराना टेम्परेचर था वही है, वही अभी भी बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज। खत्म हो गई बात। तो 17th का आंसर है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टेम्परेचर रिमेन सेम। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18th पे आते हैं। आई होप समझ में आया हो आपको, है ना। 18th क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं पहले, ये जो नीचे की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इसको भी कर सकते हैं, अब तो आप समझ ही गए। 18th पे आते हैं। ओके, सो यहाँ मैं वेट अ सेकेंड। 18th कहते हैं आइडियल गैस विथ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V। ओ, तो आइसोथर्मल हो रहा है, तो पहले जैसे भी आप आइसोथर्मल सुनो, आप पहले ये इक्वेशन लिखो कि PV हैज़ टू बी अ कांस्टेंट। प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको एक्सपैंड किया गया टू 2V एंड अ फाइनल प्रेशर PI। तो फाइनली जो इक्वेशन है वो PI इंटू 2V है, और इनिशियली क्या था, इनिशियली तो P और V गिवन है, देखो यहाँ P और V, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना। इससे मुझे फाइनल प्रेशर मिल गया PI, PV अपॉन 2V करोगे तो P/2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। आगे चलते हैं। इफ़ द सेम गैस इज, अब इसको सेकंड क्वेश्चन समझो। इफ़ द सेम गैस इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम 2V, पर सेकंड केस में क्या करना है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के रूल्स अलग हैं, उसमें PV कांस्टेंट नहीं होता, PV रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो एक काम करते हैं, उसमें भी यही करते हैं। उसमें जब देखेंगे कि PV, और ये कौन सा गैस है वो देखें, आइडियल गैस विद प्रेशर PV, अच्छा गामा गिवन है 1.67, ओके, यानी कि आपको पता है 1.67 किसका होता है। तो यहाँ पे PV रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट है, तो उन्होंने बोला है कि प्रेशर PA हो गया, ओके। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि PA फाइनल प्रेशर ये है, और वॉल्यूम 2V है, रेज़ टू द पावर गामा विल बी P इनिशियल तो गिवन था, और V इनिशियल रेज़ टू द पावर गामा। जब आप एडियाबैटिक ये क्या था, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो इससे PA मिल जाएगा ना मुझे। तो अगर मैं यहाँ से PA निकालूँ और इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, तो P अपॉन V गामा गामा कट जाएगा, V रेज़ टू द पावर गामा ऊपर नीचे कटेगा, तो बचेगा क्या, 2 रेज़ टू द पावर गामा। तो ये PA आ गया, और PI यहाँ आ गया था। और इन्होंने आपसे फाइनल क्वेश्चन में मांगा भी है, द रेशियो ऑफ PA/PI इज। सो अगर मैं लिखता हूँ कि PA/PI, तो PA मतलब P डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 1.67 डिवाइड बाई P/2, यही आएगा। P तो वैसे भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या ही आएगा, आपके पास आएगा ऊपर पहले 2 जाएगा और नीचे 2 रेज़ टू द पावर गामा मतलब 1.67, ये आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए, पर हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपको 0.6362 आएगा, है ना। तो यही आंसर है इसका, 0.62, सिंपल। सो यस, अ गुड क्वेश्चन हियर, कि इसमें दोनों केसेस में, पहले केसेस में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड केस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन करके देखना था और फाइनल रेशियो बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th, अर्थ रिसीव्स अगेन द सेम पावर ऑफ सोलर पावर इफ ऑल द सोलर एनर्जी इज फॉलिंग ऑन टू अ लेंस। यानी कि ये सारा का सारा वैसे तो अर्थ को मिलता है, पर अगर मैं मान लें कि ये सारा एक लेंस पे गिरा दें हम, जिसका एरिया ये है, और इसको फोकस कर दें। आपको पता है अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इसका फोकल पॉइंट होगा, तो वहाँ पे एक फोकल पॉइंट पे एक आइस रख दो जिसका मास 280 ग्राम है, तो कितनी देर में ये आइस मेल्ट हो जाएगी, ये पूछ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ऐसा कुछ है कि जितनी भी हीट रिसीव करता है अर्थ, उसको जो है हमें सोचना है कि एक लेंस पे गिरा देना है। तो कितना पहले तो हीट चाहिए लेंस आइस को मेल्ट कराने के लिए, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई करें
तो आइस का मास क्या है 280 ग्राम, किलोग्राम में लिखना पड़ेगा 0.28, क्योंकि जो लेटेंट हीट है वो किलोग्राम में है, तो 3.3 इंटू इतना हीट तो कम से कम चाहिए, ये रिक्वायर्ड हीट है अगर इस आइस को मेल्ट करना है आपको। पहले इसको सॉल्व करके वैल्यू पता कीजिए। तो ये आपको 9.24 इंटू 10⁴ जूल्स आएगा, इतना हीट रिक्वायर्ड है। अब अर्थ को कितना मिल, या इस लेंस को कितना मिल रहा है 1400 मिल रहा है सोलर पावर, कितना एरिया पे मिल रहा है वो भी पता है। तो लेंस को जो हीट मिल रही है ना पर सेकेंड, अगर मैं बोलूँ पर सेकेंड लेंस पे जो गिर रही है वो है 1400 डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा मुझे 0.2 मीटर स्क्वायर, दोनों ही मीटर स्क्वायर में है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जूल्स है ना 1400 डिवाइड, नहीं तो फिर तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो पर सेकेंड है और ये एरिया, तो 280 जूल हीट मिल रहा है पर सेकेंड इसको लेंस को। तो बस इसी से टाइम मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो भाई जो रिक्वायर्ड है वो इतना है 9.24 10⁴ जूल्स, और इसको मिल रहा है 280 जूल्स पर सेकेंड। तो अगर मैं सोचूं कि इन मिनट्स मांग रहे हैं ये आप क्वेश्चन में, देखिए मिनट्स में बोल रहे हैं, तो फिर एक 60 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम जो आएगा मिनट्स में 5.5 मिनट्स आएगा। तो दिस विल बी योर आंसर हियर, इट विल टेक 5.5 मिनट्स फॉर दिस ब्लॉक ऑफ आइस टू एंटायरली मेल्ट। तो क्या किया हमने, सबसे पहले रिक्वायर्ड हीट देख किया कि इस आइस को पूरे मेल्ट होने के लिए इतना हीट रिक्वायर्ड है। अब हमने देखा कि कितना हीट पर सेकेंड मिल रहा है लेंस से निकल रहा है, तो लेंस को जितना रिसीव हो रहा था पावर वो लिखा, और पावर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पे, ये पावर में क्या ना एरिया नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए वॉट पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसमें एरिया डिवाइडेड है पहले से, है ना, इसमें तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वॉट पर मीटर स्क्वायर है, सो एरिया डिवाइडेड है, तो उसको बस अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया कट जाएगा और आपको पावर मिल जाएगा, विच इज़ बेसिकली हीट पर सेकेंड। तो वो मिल गया मुझे 280 जूल्स पर सेकेंड, इतना एमिट हो रहा है इस लेंस से अब, जो कि फॉल करेगा आइस पे। तो टाइम निकालना था, पर मिनट्स में निकालना था, सो अनदर 60 हैड टू कम, बाकी तो टाइम आ गया 5.5 मिनट्स, दैट विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। मैं 20 तक ही रखूँगा इस वीडियो में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ 28 नंबर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन थोड़ा होता है। बोल रहे हैं कि 70, क्या बोल रहे हैं भाई, कि 70 कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ, पहले तो ध्यान रखना 2 मोल है, तो n पता है कि तुमको 2 है, और टेम्परेचर 30 से 35 करने में 70 कैलोरी रिक्वायर्ड है। अब बोला है कि बताओ कितना हीट रिक्वायर्ड होगा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस थ्रू द सेम रेंज, तो टेम्परेचर बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसमें छोटी सी बात आप समझो, जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे थे ना, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है हीट देने का, Q का फॉर्मूला होता है NCP/dt, NCP डेल्टा T, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब तुम करते हो तो हीट का फॉर्मूला, मैं इसको Q2 लिख देता हूँ, इसको Q1 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है NCV/dt। तो आपको जब पता है तो आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, Q1/Q2 करो, तो क्या आएगा NCP डेल्टा T अपॉन n तो सेम ही है ना, तो n तो कट गया, सेम ही गैस है, और टेम्परेचर भी दोनों केसेस में 30 to 35 ही बोल रहे हैं, तो डेल्टा T भी वही है 5 डिग्री C। तो मतलब ये क्या है CP/CV। अच्छा CP/CV मैं आपसे पूछता हूँ क्या होता है, गामा होता है, CP/CV गामा होता है। तो Q2 निकालना है हमें, सेकेंड केस में कितना हीट लगेगा ये पूछ रहे हैं ना, तो Q2 मांग रहे हैं ना आपसे, यही सवाल था कि Q2 कितना लगेगा। तो Q2 यहाँ पे क्या आएगा, Q1/गामा आ जाएगा, और हमें पता है Q1 क्या है, Q1 कितना गिवन था 70, तो 70 और गामा कैसे पता कर रहे हैं आप, यहाँ से डायटोमिक है ना ये गैस, यहाँ देखिए डायटोमिक है, डायटोमिक का गामा कितना होता है 7/5 यानी 1.4 होता है।
तो इसको 70 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 कैलोरी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो आई वुड जस्ट राइट इट हियर। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है 50 कैलोरी, ये सही है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रख, ये बहुत अच्छा था कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको ना शॉर्ट में आंसर भी दे रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस जेई में 3 बार पूछे गए मेंस में, तो आदत रख क्विक सॉल्विंग के लिए अच्छा है। सिर्फ रेशियो ही निकालना है आपको। ये 20-25 सेकंड में आपको, मैं तो इतना लिख रहा है उतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस रेशियो लिखिए, Q1/Q2 आंसर आ गया। 20-25 सेकंड में सॉल्व करके निकल सकते हैं आप। और जेई मेंस में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें जिनमें क्विक आंसर्स आते हो अभी। सो फॉर दिस वीडियो दैट विल बी इट।